हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो इससे पहले मैंने 22 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। मैंने भारत में यूरोपियन कंपनीज़ का आगमन है ये कंप्लीट करवा दिया था सेक्शन। अब इसके बाद लास्ट पार्ट में मैं थोड़ा सा रिकैप आपको बता देता हूँ। फारुखशियर है जो कि लेटर मुग़ल होते हैं, तो उसके पास ये अंग्रेज़ जो होते हैं फरमान लेने के लिए जाते हैं और उन्होंने फरमान इनको दे दिया होता है। लेकिन जो फरमान इन्होंने कहा था कि पूरे भारत में आप टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके फरमान जो उन्होंने जारी किए थे वो सब वैलिड हैं। जैसे जहांगीर के टाइम पे आए थे, टॉमस रो आए थे, हॉकिंस आया था, तो सबके फरमान कह रहे हैं वैलिड हैं। तो दस्तक का राइट दे दिया था। और ब्रिटिश के जो सिक्के थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो पूरे मुग़ल साम्राज्य में चलेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ दिया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनका मिसयूज़ किया था। तो उसके बाद फिर इसी की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 की, ठीक है। क्यों होती है ये देखते हैं हम। तो 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में। ये लड़ाई होती है अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो था वो लगभग इसके पास 18,000 जो थे वो सैनिक थे, जबकि अंग्रेज़ों के पास 300 सैनिक थे। सिराजुद्दौला फिर भी हार गया। क्यों? क्योंकि मीर जाफ़र की वजह से ये सिराजुद्दौला हार गया था। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, ठीक है, उसने उसके साथ विश्वासघात किया था। और अंग्रेज़ों की तरफ से उसका जो सेनापति था वो था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अंग्रेज़ों की तरफ से जो सेनापति था वो था रॉबर्ट क्लाइव। तो उसके बाद देखिए आगे, रॉबर्ट क्लाइव को ये पता था कि वह सीधे सीधे लड़ाई नहीं जीत सकते। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो ये जानता था, क्योंकि ये बहुत मजबूत थे, बड़ी अच्छी कंडीशन में थे, इनके पास बहुत ज़्यादा सेना थी अच्छी खासी और ताकत थी इनके पास। जैसे कि मैंने ऊपर बताया 18,000 सैनिक थे सिराजुद्दौला के पास और अंग्रेज़ों के पास सिर्फ 300 सैनिक थे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव को ये पता था कि वो सीधे सीधे लड़ाई नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने एक रणनीति अपनाई, जिसमें उसने 2 बार चिट्ठियाँ लिखी। किसको? ब्रिटेन में लिखी उसने, कि आप हमें और सेना भेजिए, ठीक है, आप हमें और सेना भेजिए वरना हम जीत नहीं सकते। ब्रिटेन ने सेना देने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, वो पहले ही नेपोलियन से बहुत परेशान थे ब्रिटेन, ठीक है। तब रॉबर्ट ने दिमाग लगाया, ठीक है, तब इसने गुप्तचर को बंगाल में भेजा और कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो लालची हो और अंदर ही की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। ये रॉबर्ट क्लाइव था, ये बहुत ही ज़्यादा चतुर था, इसने दिमाग लगाया और एक गुप्तचर भेज दिया, ठीक है। कहाँ पे? बंगाल में भेज दिया और कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ कर लाए, मतलब जो लालची हो और अंदर की बातों को बता दे। मिल जाता है ऐसा बंदा, ठीक है, और मिल भी गया। कौन था वो बंदा? मीर जाफ़र था, ठीक है। इससे बड़ा विश्वासघात कोई हो भी नहीं सकता। तब गुप्तचर वहाँ गया और आकर बोला कि हाँ, एक ऐसा व्यक्ति है, सिराजुद्दौला का सेनापति है, वो बंगाल जब गया था और वो इतना लालची है कि बंगाल का नवाब बनने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, चाहे झूठा ही सही। तो उसको ना नाम का एक मतलब झूठ मूठ का दिलासा देकर ही मतलब उसको ये लालच दे दिया था अंग्रेज़ों ने। और फिर वो उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने लगा, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत थे। सिराजुद्दौला थे बंगाल के जो थे, वो काफ़ी मजबूत थे उस टाइम पे। रॉबर्ट क्लाइव ने उसे अपने अंडर लिया और सिराजुद्दौला के खिलाफ विश्वासघात करके युद्ध जीत लिया, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने उसे उसकी वजह से जीत लिया। तब औरंगज़ेब दिल्ली का सुल्तान था बेसिकली। तब उसने लगभग पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था, लेकिन यह अकेला दिल्ली में बैठकर बाकी प्रांत कैसे संभाल रहा था? क्यों? क्योंकि उसने सब प्रांतों में सूबेदार या फिर दीवान नियुक्त किए हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो बैठा हुआ था, लेकिन सारी जगह तो कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो अलग अलग जाके उसने गवर्नर, सूबेदार, दीवान ये सब नियुक्त किए थे। और ये बहुत ज़्यादा लॉयल थे और औरंगज़ेब की एक सुप्रीमेसी के खिलाफ ये नहीं जाते थे, ठीक है। ये जो सूबेदार थे, दीवान थे, लेकिन औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात, जो कि 1707 में हुई थी, ये सारे सूबेदार और नवाबों ने अलग अलग अपने राज्य को में अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। इसी तरह से बंगाल का नवाब बना, हैदराबाद का नवाब बना, इसलिए अंग्रेज़ों का काम जो था वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था, ठीक है। तो ये लेटर मुगल्स के बारे में एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। बहादुर शाह फर्स्ट, जो कि औरंगज़ेब के पुत्र थे,
और इनको ना शाह आलम भी बोलते थे, बहादुर शाह फर्स्ट को। इनका टाइम पीरियड रहा 1707 से 1712। फिर उसके बाद आए जहादर शाह फर्स्ट, ठीक है, जहादर शाह फर्स्ट 1712 से 1713। जहादर शाह फर्स्ट आए और ये इसके बहादुर शाह फर्स्ट के दो पुत्र थे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके दो पुत्र थे बहादुर शाह फर्स्ट के। ये औरंगज़ेब का पुत्र था जहादर शाह, और एक और था अजीम उल शाह, ठीक है। ये इसका भाई था जहादर शाह का, और इसका बेटा था फारूक शेर, ठीक है। यानी जहादर शाह का ये क्या था, भतीजा था ये जो आया ना उसके बाद फारूक शेर, ठीक है। इसने काफ़ी फरमान दिए कि पूरा आप टैक्स फ्री कर सकते हो व्यापार, अंग्रेज़ों को कहा इसने। उसके बाद आपके आते हैं मोहम्मद शाह 1719 से 48, फिर उसके बाद अहमद शाह 1748 से 54, फिर आलमगीर सेकंड 1754 से 59, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय 1760 से 1806, और फिर 1806। उसके बाद अकबर सेकंड आते हैं 1806 से 1837, और फिर बहादुर शाह सेकंड आते हैं 1837 से 57। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किसके साथ क्या रिलेशन रखता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। जहादर शाह जो था वो बहादुर शाह फर्स्ट का पुत्र था, और जहादुर शाह का भतीजा था ये फारूक शेर, ठीक है। तो इतना सब याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद काफ़ी छोटे मोटे भी आए थे, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट थे ही नहीं। उसके बाद लास्ट इम्पोर्टेंट होता है ये बहादुर शाह सेकंड 1837 से 57, और उसके बाद 1857 के बाद आपको पता है 1857 की क्रांति जो है वो स्टार्ट हो गई थी। जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी की बैटल है, वो 23 जून 1757, पूरी याद रखनी है आपको, 23 जून 1757 को कहाँ पे हुई थी, ये मुर्शिदाबाद, जो कि वेस्ट बंगाल के दक्षिण में जो था वो 22 मील दूर नामक स्थान पे हुआ, ठीक है, मुर्शिदाबाद के। उसके बाद देखिए, उसके बाद मीर जाफ़र जो था वो अंग्रेज़ों से मिलने गया, वह अंग्रेज़ों की एक तरीके से कठपुतली बन गया। अब मैं बात करता हूँ सिराजुद्दौला की, जो मेन था। मैंने आपको शुरू में बताया था सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ाई हुई थी, पर ये सिराजुद्दौला आखिरकार बंगाल का नवाब तो था, पर बना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, उसकी स्टोरी सुनिए आप। देखिए, मुर्शिद कुली खां पहले क्या था, ब्राह्मण था, ठीक है, को 1700 में औरंगज़ेब ने धर्म बदलवाकर बंगाल का दीवान बनाया, ठीक है। ये पहले ब्राह्मण होता था, इसका ना धर्म चेंज करवा दिया था 1700 ईस्वी में औरंगज़ेब ने। बंगाल का सूबेदार था मुर्शिद कुली खां, ये बंगाल का सूबेदार था, इसको दीवान बना दिया बंगाल का। और बंगाल का जो सूबेदार मुर्शिद कुली खां है, इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद परिवर्तित किया। इसने खुद कभी अपने आप को नवाब नहीं बोला, ठीक है, काफ़ी लॉयल था, हालांकि ये मानता था कि मैं नहीं हूँ बंगाल का नवाब, ठीक है। 1727 में इसकी मृत्यु के बाद शाहजहाँ-उद-दीन मोहम्मद खान, जो इसके दामाद थे, ठीक है, जो कि इसके दामाद थे, किसके, मुर्शिद कुली खां के दामाद थे ये, वह नवाब बने। 1732 में इसने अलीवर्दी खां को, ठीक है, 1732 में इसने अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया, ठीक है, किसने, शाहजुद्दीन मोहम्मद खान ने 1732 में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार, ठीक है, उप सूबेदार बनाया। 1739 में हुआ क्या, शाहजुद्दीन मोहम्मद खां की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था सरफराज नवाब, ठीक है, वो नवाब बना। ये शाहजुद्दीन खान की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था सरफराज, ये नवाब बना, किंतु अलीवर्दी खान ने सरफराज का विरोध कर दिया, ठीक है, जिसको शाहजुद्दीन खान ने जिनको बिहार का उप सूबेदार बनाया था, ठीक है। तो उसी अलीवर्दी खान जो बिहार का उप सूबेदार बना था 1732 में, ठीक है, उसने सरफराज का विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया उस पर। और 1740 से 1756 का जो पीरियड था, ये लगभग 16 साल का पीरियड था। तो अलीवर्दी खान जो था वो बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खान जो था ना, उसका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन इसने भी अपने दामाद सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान की बेटी थी, ठीक है, उससे शादी हुई थी सिराजुद्दौला की, तो ये उसका दामाद हुआ सिराजुद्दौला।
ये फिर 1756 से 1757 तक नवाब रहा। काफ़ी बहादुर था ये। 18,000 इसके पास सैनिक थे। अंग्रेज भी इससे थर थर काँपते थे। और अंग्रेज़ों के नेतृत्व में जो वहाँ का रॉबर्ट क्लाइव था, गवर्नर था, उनको ये पता थी कि हम इससे डायरेक्ट अगर फाइट करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। तो उसने एक साजिश रची। उसने एक ऐसा बंदा जो कि इनके अंदर ही अंदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी, तो गुप्तचर भेजा, ठीक है। और फिर ये सिराजुद्दौला के खिलाफ बगावत करके इन्होंने युद्ध जीत लिया। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 23 जून 1757 को हुई थी। आखिरी जो स्वतंत्र नवाब था ये यही बना। स्वतंत्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके टाइम पे मतलब किसी और का शासन नहीं था। पूरी तरह से ये आज़ाद था बंगाल, पर ये अटैक करने के बाद अंग्रेज़ों के फिर उनके अधीन हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से जो था वो एक तरीके से बंगाल का नवाब जो था वो बना था, ठीक है। ये समझ आया होगा आपको। आगे देखिए ब्लैक होल की घटना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिराजुद्दौला की जो मृत्यु की थी वो मीर जाफ़र के पुत्र ने की थी। विश्वासघाती तो थे ही। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को ये घटना हुई थी। ब्लैक होल की 20 जून 1756। काल कोठरी नामक घटना वेस्ट बंगाल की घटना है, ठीक है। काल कोठरी नाम याद रखिएगा, ठीक है। इससे कुछ चीज़ें आप समझ पाएंगे काल कोठरी से कि अंधेरा होगा, एक छोटा सा कमरा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों, जिसमें स्त्री और बच्चे भी थे, एक 18 फुट लंबे, 14 फुट और 10 इंच चौड़े कमरे में क्या कर दिया? बंद कर दिया, ठीक है। 18 फुट लंबे, ठीक है, 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में क्या कर दिया? ये बंद कर दिया इनको, जहाँ गर्मी की घुटन से इनकी हत्या हो गई। मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। एक छोटे से कमरे में 140 लोगों को ठूस ठूस के भर दिया था। और इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब सांस की उससे इतनी गर्मी पैदा हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और वहाँ पे इतनी गर्मी की वजह से ये बच्चे और स्त्रियाँ मर गई, ठीक है। सिराजू की जो मौसी थी ना, घसीटी बेगम थी, सिराजुद्दौला की जो मौसी थी। इसका बेटा था शौकत जंग। वो पूर्णिया का क्या बना? गवर्नर था। वो पूर्णिया का गवर्नर था, ठीक है, उप गवर्नर था, सॉरी। वो पूर्णिया का क्या था? उप गवर्नर था। इसको अलीवर्दी खान ने बनाया था पूर्णिया का उप गवर्नर। बाद में पूर्णिया का नवाब इसको कहा जाने लगा, ठीक है। बाद में इसको पूर्णिया का जो था वो नवाब कहा जाने लगा। तो ये ब्लैक होल की घटना शायद आपको समझ होगी कि सिराजुद्दौला ने ऐसे उनको अंग्रेज़ों के जो 146 स्त्री पुरुष थे, बच्चे थे, उनको बंदी बनाया और उस कमरे में रख दिया जहाँ घुटन से इनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद देखिए अली नगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को। 9 फरवरी 1757 को अलीगढ़ की संधि हुई थी। अलीनगर सिराजू द्वारा कलकत्ता को दिया गया नया नाम था, ठीक है। अलीनगर जो था वो सिराजुद्दौला के द्वारा ही कलकत्ता को दिया नया नाम था ये। इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को कलकत्ता ज़िले, ठीक है, कलकत्ता किले बंद करने की अनुमति दी गई, ठीक है। किलाबंदी जो कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, एक अपने एरिया को फोर्टिफाइड कर सकते हैं ताकि एनिमी उस पर जा कर के अटैक ना करें। एक पावरफुल एनिमी जो है वो, एक पावरफुल सेना वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी अनुमति इनको दे दी, ठीक है। इस संधि के तहत अलीनगर की जो संधि हुई थी, जो कलकत्ता का नाम था ये पुराना अलीनगर, सिराजुद्दौला को, सॉरी, नया नाम था ये कलकत्ता का, सिराजुद्दौला ने जो दिया था। तो 4 जून 1756 को सिराजू ने फोर्ट विलियम पर अटैक किया था, फोर्ट विलियम पर। उसके अंतर्गत 15 जून 1756 ने में, ठीक है, पूरे कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। मतलब इतना ज़्यादा इसका खौफ था, ये इतना बहादुर था। यह सिराजू ने इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज़ फरमान का गलत यूज़ कर रहे थे जो कि फारूक शेर ने दिया था, मगर उसने अंग्रेज़ों को कहा कि ऐसा न करें। बट अंग्रेज़ों ने उनकी बात नहीं मानी। अंग्रेज़ों ने नीति बनाई। वह 5-6 महीनों बाद मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव व एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना को उन्होंने कलकत्ता जो था वो भेजा। 5 जून 1757 को रात को इन्होंने वहाँ पे हमला कर दिया। तब मजबूरी में आकर सिराजुद्दौला को ये अलीनगर की जो संधि है वो करनी पड़ी थी। अब इसके बाद आता है आपका जो टाइम पीरियड आता है वो ये मीर जाफ़र का आता है, ठीक है। तो मीर जाफ़र जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे।
देखिए जो मीर जाफ़र है 1757 से 1760 इसका टाइम पीरियड रहा। प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसी कारण उसे बंगाल का नवाब जो है वो बना दिया गया था। नाम का बंगाल का नवाब बनाया था। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को निम्नलिखित सुविधाएं दी। अंग्रेज़ों को 24 परखना की जमींदारी दी। अंग्रेज़ों को वर्धमान तथा नदिया के क्षेत्रों को कंपनी को दे दिया था। मतलब ये सारा अपना राज्य जो था अंग्रेज़ों के अधीन कर रहा था एक तरीके से। 24 परखना की ज़मींदारी दे दी, ठीक है। वर्धमान तथा नदिया के जो क्षेत्र हैं वो कंपनी को दे दिए थे। क्लाइव को भी प्लासी के युद्ध का फ़ायदा मिला और उसे बंगाल का पहला गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। अभी यहाँ पे गवर्नर थे, उसके बाद आएंगे आपके गवर्नर जनरल, ठीक है। वो सारा हम पढ़ेंगे डिटेल से। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र से लगातार धन की मांग की, जिसे देने में नवाब जो था वो असमर्थ था। हालवेल ने आरोप लगाया कि नवाब डच्चों और मुग़ल सम्राट से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है वो षड्यंत्र रच रहा है। मीर जाफ़र से अपना पद छोड़ने को कहा गया, जिसे वह छोड़कर कलकत्ता चला गया था। इसके बाद इसके दामाद मीर कासिम को जो है वो बंगाल का नवाब जो है वो बना दिया गया। तो अब मीर कासिम के बारे में पढ़ते हैं। 1760 से 63 का इसका टाइम पीरियड था। ये मीर जाफ़र का दामाद था। मीर जाफ़र को हटाने के बाद इसे मुंगेर की संधि की गई। इससे मुंगेर की संधि की गई। मुंगेर की संधि में क्या था? 27 सितंबर 1760 इस संधि के द्वारा इसने अंग्रेज़ों को वर्धमान, मेदिनीपुर तथा चटगांव के क्षेत्र देना स्वीकार किया, ठीक है। अंग्रेज़ों को वर्धमान, मेदिनीपुर तथा चटगांव के क्षेत्र देना स्वीकार किया। पेंसीटार्ट में संधि पर मीर कासिम से हस्ताक्षर करवाने के बाद ही उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम के सुधार बंगाल के नवाबों में अलीवर्दी खां के बाद यह दूसरा सबसे योग्य नवाब था जिसने बंगाल के डेवलपमेंट के लिए काम किया, ठीक है। बंगाल का इसने जब ये बंगाल का नवाब बना तो काफ़ी इसने अच्छे काम किए थे वहाँ पे। तो ये अलीवर्दी खां के बाद ये दूसरा सबसे योग्य नवाब था। इसे बंगाल की दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए, ठीक है। राजधानी मुर्शिदाबाद से इसने मुंगेर स्थानांतरित की, ठीक है। और मुंगेर की संधि ही थी ये जो मीर जाफ़र को हटाने के बाद मीर कासिम से की गई, ठीक है। तो यह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रात्मक वातावरणों से ऊब चुका था। अतः उसने अपनी नई जगह जो थी अपनी राजधानी स्थानांतरित की, ठीक है। इसने दस्तक का दुरुपयोग रोक दिया, ठीक है। और इसने भारतीय व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए उन पर लगने वाले आंतरिक कर को भी बंद कर दिया था। अधिकारियों से बचत के रूप में एक और कर खिंजरी जमा भी वसूल किया, ठीक है। अधिकारियों से बचत के रूप में एक और कर खिंजरी, ठीक है, जमा भी वसूल किया। इसने मुंगेर में बंदूकों और तोपों को बनाने की व्यवस्था की ताकि कभी अगर अंग्रेज़ उन पर अटैक करें तो वो तैयार रहें। तो अंग्रेज़ों को कोई सुधार भी पसंद नहीं आया। अंग्रेज़ इससे बौखला गए और उन्होंने मीर कासिम को हटा करके अब पुनः जो था वो ये इसको मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। अब इससे अच्छा तो भाई वही था, ये तो बंगाल का नवाब बन के इसका जो दामाद था ये तो भाई बड़े काम कर रहा है, तो हमारी बगावत करने लग गया, ठीक है। साडी बिल्ली सानू में आऊँ, तो ये वो वाला काम हो गया। तो फिर उसके बाद मीर जाफ़र आ गया 1763 से 1765, ये लास्ट है। बस फिर उसके बाद हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर वार के बारे में पढ़ेंगे। तो मीर जाफ़र जो था 1763 से 1765 इसका टाइम पीरियड था। मीर कासिम को हटाए जाने के बाद उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिल करके बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मीर कासिम को हटाए जाने के बाद उसने अवध का जो नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है, तथा दिल्ली के सम्राट शाह द्वितीय के साथ मिलकर बक्सर की इसने लड़ाई लड़ी, ठीक है। कब लड़ी थी बक्सर की लड़ाई? ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ठीक है। मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय एवं मेजर मुनरो ये अंग्रेज़ की साइड से थे, इनके बीच में हुआ, ठीक है। एक तरफ तो थे ये मीर कासिम की साइड वाले, ठीक है, और एक साथ में अवध का राजा सिराजुद्दौला, और एक तरफ अंग्रेज़ों की तरफ से थे मेजर मुनरो, ठीक है। इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। इस समय बंगाल का गवर्नर बेंसीटार्ट, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था बेंसीटार्ट था, बंगाल का नवाब मीर जाफ़र एवं दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद बंगाल में वास्तविक रूप से अंग्रेज़ों की, अब देखो पूरा बंगाल इनका हो गया, अब
प्रभुसत्ता हासिल कर ली वहाँ पे। 1765 ईस्वी में नजमुद्दौला, ठीक है, 1765 ईस्वी में नजमुद्दौला, जिसका जो टाइम पीरियड 1765 से 1766 तक रहा, इसी समय में क्लाइव ने इलाहाबाद की 2 अलग अलग संधियाँ की। ठीक है, ठीक है, मतलब ये नजमुद्दौला है जिसका टाइम पीरियड 1765 से 66 था। इसी के टाइम पर क्या हुआ था, ये रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की 2 अलग अलग संधियाँ की थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि, इसमें क्या था आपका, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि पर हस्ताक्षरकर्ता जो थे वो क्लाइव, शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला, ठीक है, नजमुद्दौला, और फिर उसके बाद ठीक है, शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला। इस संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय ने फरमान के जरिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो थी वो अंग्रेज़ों, मतलब क्लाइव जो उस टाइम का था वहाँ पे अंग्रेज़ों की तरफ से उसको प्रदान कर दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे ना, बदले में इन्होंने कहा कि जो तुम्हारा ये शाह आलम द्वितीय है ना, इसको हम 26 लाख रुपए वार्षिक जो है वो देंगे। ठीक है, ये भी कहा था इसको शाह आलम द्वितीय को, क्योंकि सभी के साथ में क्या थे, हस्ताक्षर थे ये। और उसके बाद फिर देखिए समकालीन इतिहासकार जो थे उस टाइम के कंटेम्प्रेरी में साथ साथ ये भी चल रहे थे, तो समकालीन उस टाइम के इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक शियारुल मुतखैरीन में लिखा है कि इस संधि की शर्तों को तय करने में और उस पर हस्ताक्षर करने में उतना समय भी नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। ठीक है, मतलब इतना बेवकूफ़ों की तरह ये हस्ताक्षर कर दिए थे, छोटा मोटा तुम्हें लालच दिया गया। ठीक है, तुम सब ने मिलकर तो लड़ाई लड़ी, किसने, दिल्ली का शासक, भाई तुम्हें पेंशन से तुम खुश हो गए, 26 लाख रुपए तुम्हें वार्षिक मिली तो तुम खुश होकर बैठ गए, और तुम लड़ रहे थे, शाह आलम द्वितीय हो गए, शुजाउद्दौला, ठीक है, तो भाई तुम सब ने अपना मिल करके जो थे वो संधि कर ली, और एक साथ में नजमुद्दौला, ठीक है, संधि के द्वारा। ठीक है, तो ये पैरा आपको शायद पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से इनको हराते रहे। और ये जो नजमुद्दौला है ना, ये कौन था, ये 1765 में था। इस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव जो था वो गवर्नर था बंगाल का। ठीक है, और ये नजमुद्दौला था, ये बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब ये 1765 में, क्यों, क्योंकि 1765 का जो टाइम पीरियड था, ये बंगाल का नवाब रहा 1765 से 66 में, क्योंकि इससे पहले मीर जाफ़र जो था उसकी डेथ हो चुकी थी 1765 में। ठीक है, तो मीर जाफ़र की जब डेथ हुई तब ये नवाब जो है वो बना था। तो फिर ये जो इन्होंने बक्सर का युद्ध था, एक तरफ तो अंग्रेज़ की साइड से कौन था, मुनरो था, और इधर इनकी साइड से इनके जो ग्रुप में थे वो मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला थे। ठीक है, मीर कासिम था, शुजाउद्दौला था, शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, ये इनकी साइड से लड़ रहे थे। ठीक है, अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला था, उस टाइम पे ये बिल्कुल वीक पड़ गए थे। उसके बाद देखिए इलाहाबाद की क्या हुई, दूसरी संधि हुई, कब हुई थी, 16 अगस्त को 1765। हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, शुजाउद्दौला थे, बंगाल का अवध व क्लाइव के बीच में हुई। यह संधि जो थी अवध के नवाब और शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। इसकी प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। इलाहाबाद तथा कड़ा के ज़िले जो थे अवध से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए थे। ठीक है, इलाहाबाद तथा कड़ा के ज़िले अवध से लेकर के ये शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए थे। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी के अवध के नवाब ने 50 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, और लास्ट में जो युद्ध वगैरह हुए थे ना, तो उससे भी ये 50 लाख रुपए जो है वो वसूल लिए थे युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी के नवाब से। और साथ में जो क्षेत्र थे कड़ा के ज़िला और इलाहाबाद के जो क्षेत्र थे अवध से लेकर ये शाह आलम द्वितीय को इन्होंने दे दिए थे। तो ये हुआ था इस संधि के तहत। और उसके बाद देखिए सैफुद्दौला अगला जो था वो बना बंगाल का नवाब 1766 से 75, और फिर उसके बाद 75 के बाद मुबारकउद्दौला। ये द्वैत शासन थी, ड्राईआर्की थी। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बाद क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की थी। किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की थी। इसे 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। सब पढ़ेंगे हम जब
अच्छी तरह से जनरल, गवर्नर जनरल, वायसराय सब पढ़ेंगे। इस शासन में वास्तविक शक्ति जो थी कंपनी के पास थी, जबकि प्रशासन का उत्तरदायित्व जो था वो नवाबों के कंधे पे था। अब मेन जो शक्ति थी, ठीक है, जितनी भी आपकी अकाउंट से रिलेटेड काम थे, पैसों से संबंधित फाइनेंशियल, वो तो अपने पास रखते थे, और जो मेन दूसरे काम थे प्रशासन के, वो इनके कंधों पे, नवाबों के कंधे पे डाल दिए थे। कंपनी को बंगाल की दीवानी जो थी वो प्राप्त हो चुकी थी। उसने नजमुद्दौला को जिसका टाइम पीरियड 1765 से 1766 था, उसको 53 लाख रुपए देकर नियाजित का कार्य भी प्राप्त कर लिया, ठीक है। और इस प्रकार बंगाल पर अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रूप से अंग्रेज़ों ने शासन किया। वही फूट डालो शासन करो की नीति। उन्होंने 3 उप दीवान भी नियुक्त किए बंगाल में, मोहम्मद रज़ा खां, ठीक है, ठीक है, बंगाल में मोहम्मद रज़ा खां, बिहार में सीताबराम, उड़ीसा में राम दुर्लभ। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के एम पन्नीकर ने द्वैत शासन के काल को डाकू राज्य कहा, जबकि अंग्रेजी इतिहासकार पर्सिवल स्पेयर ने इसे लूट व बेशर्मी का काल कहा। वारन हेस्टिंग ने द्वैत शासन समाप्त कर बंगाल को सीधे अंग्रेजी राज्य के नियंत्रण में ले लिया। इस तरह से ये पूरा जो बंगाल का नवाब था, ये अंग्रेज़ों, बंगाल के जो शासन था, ये पूरा अंग्रेज़ों के पास चला गया। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। और ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद।